राधे राधे आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। तो अध्याय 3 हम देख रहे थे और अध्याय 3 में हमने भारतेंदु और उनका मंडल देखना शुरू किया था। उसमें हमने भारतेंदु जी को देखा था। धर्म भाषा आदि विषयक व्याख्यानों की रिपोर्ट किसमें छापी जाती थी? हरिश्चंद्र मैगजीन में। तो हमने भारतेंदु जी को देखा था और हमें भट्ट जी को आज देखना था। तो चलिए भारतेंदु जी को देखे थे, अब आज देखेंगे भट्ट जी को। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के समसामयिक निबंध लेखकों में सच्चे अर्थ में दो ही निबंधकार थे, एक प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे बालकृष्ण भट्ट। दोनों के व्यक्तित्व में सादृश्य की अपेक्षा विसादृश्य अधिक है। मिश्र जी का व्यक्तित्व ग्राम्य था तो भट्ट जी का नागर। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, इनका जो व्यक्तित्व था वो ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो भट्ट जी थे भले ही उम्र में सबसे अधिक बड़े थे, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व था वो नागर मतलब शहरी प्रवृत्ति का था। पहले में सरलता और मनमौजीपन था तो दूसरे में परिष्कृत और परिपक्वता। तो प्रताप नारायण मिश्र जी सरल और मनमौजीपन वाले लेखक थे, लेकिन भट्ट जी परिष्कृत और परिपक्व थे। मिश्र जी कम पढ़े लिखे थे, पर भट्ट जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्हें अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। अनेक प्रकार के आर्थिक सामाजिक संकटों के कारण उनकी वाणी में तल्खी आ गई थी। मिश्र जी में धार्मिक कट्टरता के कारण रूढ़िवादिता भी मिलती है, पर भट्ट जी रूढ़ियों के जानी दुश्मन थे। भट्ट जी का पहला निबंध है कलिराज की सभा, जो 1872 में कविवचन सुधा पत्रिका में छपा। तो ये नोट करेंगे। बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध कलिराज की सभा किस पत्रिका में छपा? कविवचन सुधा पत्रिका में 1872 में। तो भट्ट जी का पहला निबंध कलिराज की सभा नोट करेंगे, कविवचन सुधा पत्रिका में छपा। 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन आरंभ किया। हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पे छपा रहता था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका थी और इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पे क्या छपा रहता था? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पे छपा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे। इससे पत्र की नीति और भट्ट जी के व्यक्तित्व दोनों का पता लगता है। तो ये नोट करेंगे, हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पे क्या छपा रहता था, ये पंक्ति याद रखेंगे। इससे पत्र की नीति और भट्ट जी के व्यक्तित्व का पता लगता है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए वे 33 वर्षों तक उसे निरंतर निकालते रहे। तो 1877 में शुरू किए थे भट्ट जी हिंदी प्रदीप का संपादन और 33 वर्ष तक, कितने वर्षों तक संपादन किए ये भी नोट करेंगे, बड़े इम्पॉर्टेंट है बहुत ये। 33 वर्षों तक लगातार संपादन करते रहे। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। तो 77 में 33 जोड़ दीजिए तो 97 हो जाएगा। तो 1897 तक किए। भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र राजनीतिक मान्यताओं में उदारवादी या लिबरल कहे जा सकते हैं। वे देशभक्ति और राजभक्ति दोनों को एक साथ लेके चलना चाहते थे। जो भारतेंदु जी थे वो देशभक्ति और राजभक्ति दोनों को एक साथ लेके चलना चाहते थे, किंतु भट्ट जी को ये खिचड़ी नहीं पसंद थी। हिंदी लेखकों में वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस नीति का स्पष्ट और जोरदार विरोध किया है।
तो भारतेंदु जी देशभक्ति राजभक्ति दोनों करते थे, लेकिन भट्ट जी कहते थे खिचड़ी ये सब मुझे पसंद नहीं है, या तो देशभक्ति करो तो अच्छे से करो, या तो राजभक्ति करो वो अच्छे से करो, दोनों को एक ही में मत मिलाओ। कहते थे भट्ट जी कि देशभक्ति और राजभक्ति दूसरे को विरोधी मानते थे। अब ये कथन देखिए, भट्ट जी का ये टेस्ट में कथन आया हुआ था ना, यहीं से आया था कथन। बालकृष्ण भट्ट जी क्या कहते हैं, तो कथन तो आप लोगों के पास टेस्ट में होगा ही, तो नोट तो होगा ही। हमारा कथन है कि राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों का साथ कैसे निभ सकता है, जैसे हंसना और गाल का फुलाना, बहुरी चबाना और शहनाई बजाना एक संग नहीं हो सकता। ऐसा ही यह भी असंभव और दुर्घट है। तो ये कहते हैं भट्ट जी कि हमारा कथन है राजभक्ति और प्रजा का हित दोनों का साथ कैसे निभ सकता है। राजनीति में वे लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे भट्ट जी। अंग्रेजों को इतनी खरी खोटी न तो भारतेंदु सुना सके, न प्रताप नारायण मिश्र। सांप बन के काटना और ओझा बन के झाड़ना, यह हिकमत भार लोगों को ही मालूम है। अंग्रेज बाहर से भले भले लगे हैं, पर हैं कुटिलता की खान। ये भट्ट जी कहते हैं, अंग्रेजों की आलोचना करते हैं कि सांप बन के काटना और ओझा बन के झाड़ना, यह हिकमत भार लोगों को ही मालूम है। अंग्रेज बाहर से भले भले लगते हैं, पर हैं तो कुटिलता की खान। अंग्रेज शासन की कटु आलोचना करने के साथ ही भट्ट जी ने विदेशी शासन की विकृतियों को अपेक्षाकृत गहराई में बैठकर देखा। वे अपने युग के साहित्यकारों में सर्वाधिक व्यापक और गहन दृष्टि रखने वाले व्यक्ति थे। सरकारी पिट्ठुओं के कट्टर शत्रु होने के कारण राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खां को उन्होंने आड़े हाथों लिया। जहाँ तक साहित्यिक निबंधों का प्रश्न है, उनमें बड़ी विविधता है। एक और वे मिश्र जी के टक्कर का व्यंग विनोद प्रधान निबंध लिख सकते हैं, तो दूसरी ओर गंभीर विश्लेषणात्मक निबंध है। चलता है ये निबंध है भट्ट जी का, इसे नोट करेंगे। चलता है किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट का। पूछ सकता है, नया प्रश्न मिल गया हमें। चलता है निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का। तो चलता है निबंध का एक उद्धरण देखिए। चलता है रांड का चरखा, वो भटियारिन का मुँह, बस जो चला काहे को रुकता है। करकसा लड़ाकिन में हरियों की जुबान, और एक मुँह में 100 गाली। जबान क्या कतरनी हो गई, आधी हो गई, रेल का इंजन हो गई। किसी का मुंह चला तो किसी का हाथ चल निकला। दे तमाचा गालों में छट, दोनों झोटी झोटी करते गटपट, लड़ते लड़ते लष्ट हो गई, पर जबान नहीं रुकी। वाह रे चलने का जोश। तो ये भट्ट जी अपने चलता है निबंध में कहते हैं। फिर भी इसमें एक तरह की सुसंबद्धता और विश्लेषणात्मकता आ गई है। भय और समुचित आदर, दृढ़ता, आत्मनिर्भरता, प्रेम और भक्ति, ज्ञान और भक्ति, स्पर्धा, प्रीति आदि उनके विश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक निबंध हैं, जो आगे चल के महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास द्वारा विकसित हुए और शुक्ल जी में पूर्णता की उपलब्धि की। गद्य काव्य के आद्याचार्य भी वे ही हैं। चंद्रोदय निबंध गद्य काव्य का पहला नमूना है। मैं एक दिन क्लास में पूछी थी आप लोगों से, तो ये किसी को नहीं पता था। मैंने पूछा था कि किस निबंध को गद्य काव्य का पहला नमूना माना जाता है, तो वो भट्ट जी का चंद्रोदय है। भाषा पे भट्ट जी का पूरा अधिकार था। विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग उनके सामर्थ्य का द्योतक है। उनके निबंधों के प्रतिपादन का ढंग भी इतना सरस है कि पढ़ने में कथाओं सा आनंद आता है। विनोद और व्यंग तो उनकी लेखन शैली के अभिन्न अंग हैं। उनके व्यंग प्रताप नारायण मिश्र की अपेक्षा
अधिक चुटीले और कर्कश होते हैं। उर्दू के शब्दों का प्रयोग करने में इन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। नहुसत, बदजायका, हिर्स आदि सैकड़ों शब्दों के प्रयोग मिलेंगे और कहीं कहीं तो अनुच्छेद के अनुच्छेद उर्दू शब्दावली से गुथे रहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अर्थबोध की सुगमता के लिए ये कोष्ठ में अंग्रेजी के शब्द जैसे फीलिंग, परसेप्शन रख देते थे और कहीं कहीं अंग्रेजी के शीर्षक तक रखे हुए हैं। इस प्रकार की शब्दावली का व्यवहार वो केवल मौज में आकर नहीं करते थे, प्रत्युत इसके पीछे तत्कालीन आवश्यकता की प्रेरणा थी। उस समय अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए हिंदी शब्दावली अपरिचित सी थी। विशेष अर्थग्रम शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए उनका अंग्रेजी पर्याय देना आवश्यक था। कुछ विशेष लेखकों की बात जाने दीजिए जो अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार केवल इसलिए करते हैं कि लोग जान लें अंग्रेजी में उनकी भी गति है। तो भट्ट जी, कुल मिला जुला के ये कहा जा रहा है कि भट्ट जी उर्दू भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे। बीच बीच में उर्दू अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करते थे। भाषा पे बहुत अच्छा अधिकार इनका था। भट्ट जी की भाषा संबंधी देन अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु खड़ी बोली के आदर्श स्वरूप का निर्माण वे न कर सके। मतलब भाषा संबंधी देन इनकी महत्वपूर्ण मानी जाएगी, पर खड़ी बोली का जो आदर्श स्वरूप है वो इनकी भाषा में हमें नहीं मिला। भाषा में पूर्वीपन का प्रयोग सर्वत्र मिलता है। उठा कर के स्थान पे उठाए, बैठा कर की जगह बैठाए प्रायः लिखा करते थे। कहीं कहीं लिंग संबंधी अशुद्धियाँ भी मिलती हैं, जैसे हमारी समाज। पर मुहावरों के प्रयोग में भट्ट जी बड़े निपुण थे। इनके सभी लेखों में मुहावरों के प्रयोग से एक प्रकार की सजीवता आ गई है। इन्होंने अपने संस्कृत ज्ञान का पूरा उपयोग किया है। निबंधों के बीच बीच में संस्कृत के श्लोक को उद्धृत कर अपने विचारों को शास्त्र तथा पुराने विद्वानों के विचारों को मेल में रख के उनकी पुष्टि करते जाते हैं। यथास्थान हिंदी के दोहे और चौपाइयों का उद्धरण भी दे देते हैं। अरबी फारसी के शेर और मिसरे रखने में भी उन्हें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं प्रतीत होती। अब भट्ट जी हमारे हुए यहीं पे समाप्त। इसके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। भट्ट जी को शुक्ल जी हिंदी का स्टील कहते हैं और प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल जी हिंदी का एडिशन कहते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 में। प्रताप नारायण मिश्र को साहित्य के क्षेत्र में लाने का प्रमुख श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका कविवचन सुधा को है। ये ध्यान देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये प्रश्न, और मैं टेस्ट में इसे डाल भी सकती हूँ, तो इसीलिए याद कर लीजिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र को साहित्य के क्षेत्र में लाने का श्रेय किस पत्रिका को है, तो कविवचन सुधा को। वे विद्यार्थी काल में ही भारतेंदु की रचनाएं पढ़ा करते थे और कानपुर के ललित जी के संसर्ग से उनमें साहित्य के प्रति अभिरुचि जगी। भारतेंदु और मिश्र जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें प्रकृति से स्वच्छंदतावादी कहा जा सकता है। भारतेंदु तो अपने अभिजात्य संस्कारों के कारण बहुत कुछ संयमित थे, पर मिश्र जी पे ऐसा कोई संस्कार नहीं था। वे अपने ही रंग में मस्त रहने वाले व्यक्ति थे। ब्राह्मण पत्र के माध्यम से उन्होंने गद्य रचना के अनेक रूपों, निबंध, नाटक, कथा साहित्य आदि को समृद्ध किया। निबंधों के लिए उन्होंने जो विषय चुने वे उनकी मनमौजी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है। बेगार, रिश्वत, देशोन्नति, वर्षारंभ, टेढ़ जानी, शंका, सब काहू, मुच्छ, इनकम टैक्स, देसी कपड़ा, पतिव्रता,
दबी हुई आग, धरती माता, गोरछा, वज्रमुख, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, भेड़िया धसान, छल, विलायत यात्रा बड़ा फेमस है, सुचाल शिक्षा आदि को उदाहरणों के रूप में पेश किया जा सकता है। यद्यपि उनके बहुत से निबंध शुद्ध शैक्षणिक हैं, पर इस युग के यही ऐसे निबंधकार हैं जिनके प्रत्येक निबंध में इनका व्यक्तित्व सहज ढंग से अनिवार्यतः अभिव्यक्त हो उठा है। भारतेंदु के प्रत्येक निबंध में ऐसी बात नहीं मिलेगी। युग चेतना की अभिव्यक्ति उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छंद ढंग से की है। भारतेंदु जिस शिष्ट समाज में उत्पन्न हुए थे, उसकी छाप उन पर सर्वत्र दिख पड़ती है, इसलिए उनमें एक प्रकार का संयम दिखाई देता है। उनकी चुटकी अधिकांश स्थलों पे मीठी है, पर प्रताप नारायण मिश्र सामान्य घर के थे। गांव की बेतकल्लुफी उनके विचारों और शैली दोनों में मिलेगी। उनके व्यंग की तलखी जी को तिलमिला देने वाली होती है। उनका खरापन अपनी पैरी धार के लिए प्रसिद्ध रहेगा। अपनी बात को पाठकों तक पहुंचाने में, बिना किसी प्रयास के पहुंचाने में वे सिद्ध हैं। भारतेंदु के सहयोगियों में किसी के निबंध में व्यक्तित्व की इतनी गहरी अभिव्यक्ति नहीं हो पाई जितनी प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में हुई है। भाषा पर शैली में नागरिकता खोजने वाले साहित्य रसिकों को मिश्र जी से तो निराशा ही हाथ लगेगी, पर जो लोग उनकी निर्बंधता को, उनके व्यंग्य और विनोद को, उनकी बेतकल्लुफी को अकृत्रिम ढंग से व्यक्त देखना चाहेंगे, उनको आशातीत प्रसन्नता होगी। हिंदी की गद्य शैली को मिश्र जी की यह बहुत बड़ी देन है। जगह जगह शुद्ध शब्द प्रयोग से, भाषागत तथा वैश्वाणी के प्रभाव से वाक्यगत दोष दिखाई पड़ते हैं, किंतु गांव के अनेक मुहावरों और शब्दों ने भाषा की व्यंजकता को बढ़ाया ही है। एक उदाहरण लीजिए, क्या लिखते हैं मिश्र जी निबंधों का उदाहरण देखिए। कहते हैं कि उचित वक्ता भाई पूछते हैं, क्या प्रयागराज में अंग्रेजी राज्य नहीं है? क्यों? क्या वहाँ चुंगी नहीं है? क्या वहाँ उर्दू नहीं है? क्या वहाँ दरिद्र नहीं है? क्या वहाँ शराब नहीं है? क्या वहाँ गोरे रंग का अयोग्य पक्षपात नहीं है? कान्य कुब्ज प्रकाश से कहो रंडरोना बंद करे और जल्दी समाज का ढंचर बदल डालिए, जल्दी कीजिए, नहीं निश्चय ही कुशल नहीं है। तो ये कौन कहते हैं? प्रताप नारायण मिश्र। तो ये ध्यान देंगे, ये उद्धरण इम्पॉर्टेंट है। उचित वक्ता भाई पूछते हैं क्या प्रयागराज में अंग्रेजी राज्य नहीं है? अब यहाँ पे जो रंडरोना शब्द आया है, किसी शहरी व्यक्ति को देहाती लग सकता है, पर क्या इसकी व्यंजना और किसी अन्य शब्द से की जाती है? उनकी शैली वार्तालाप से अधिक निकट है, जो निर्बंध निबंध की मूलभूत विशेषता है। तो हमने प्रताप नारायण मिश्र जी को इस निबंध में देखा, इस क्लास में, और भट्ट जी को देखा। अब हम देख लेते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 1855 में इनका जन्म हुआ था। प्रेमघन ने अगले पत्र आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद में अनेक लेख लिखे हैं। इनके 2 पत्रिकाएं थी प्रेमघन की, एक आनंद कादम्बनी और एक नागरी नीरद। वे भारतेंदु के विचारों के पूर्ण समर्थक थे। उन्होंने अपने कई लेखों में अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ किया है। तो भारतेंदु के विचारों के पूर्ण समर्थक थे प्रेमघन जी, और अंग्रेजी नीति का भंडाफोड़ किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अंग्रेजी राज्य में कर के कारण जो क्लेश किसानों को सहना पड़ा है, वो पहले मुसलमानों के राज्य में न था।
आनंद कादम्बनी का नवीन संवत्सर तो मानो उनकी कूटनीति के पर्दाफाश के निमित्त ही लिखा गया था। अंग्रेजों की कथनी और करनी का भेद उसमें अच्छी तरह उद्घाटित किया गया है, पर उनके गद्य में रीति तत्व की कमी नहीं है। यह तत्व उनकी रहन सहन, वेशभूषा, आकृति प्रकृति में ही था और साहित्य सेवा को उन्होंने स्वांतः सुखाय स्वीकार किया था। ऋतु वर्णन संबंधी निबंध में नायिकाओं की मनोदशाओं का वर्णन उनकी उसी मनोवृत्ति का सूचक है। भाषा संबंधी अलंकृति रईसों की अलंकृति ही थी। सानुप्रास का चमत्कारिक पदावलीपूर्ण भाषा की ओर उनकी विशेष रुझान थी। आचार्य शुक्ल ने उनके पेचीले मजमून की जो शिकायत की थी वह यथार्थ है। इनके अतिरिक्त हरिश्चंद्र उपाध्याय, विनायक शास्त्री बेताल, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, भीमसेन शर्मा आदि ने भी हिंदी निबंध के विकास में यथाशक्ति योग दिया। अनेक प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति का फल यह हुआ कि हिंदी निबंध की बहुत सी शैलियाँ चल निकली। निबंध तथा विचारात्मक विश्लेषणात्मक निबंधों की चर्चा की जा चुकी है। भारतेंदु के चंद्रोदय, सूर्योदय तथा भट्ट जी के चंद्रोदय निबंधों ने भावात्मक निबंधों का मार्ग प्रशस्त किया और वर्णनात्मक निबंध लेखकों में भारतेंदु तथा हरिश्चंद्र उपाध्याय प्रमुख थे। इस समय ज्ञान विज्ञान की कतिपय शाखाओं पर भी निबंध प्रस्तुत किए गए हैं। अब आता है नाटक। अब क्या आता है? नाटक। निबंध हमने देखे, अब हम देखेंगे नाटक। तो नाटक, अब निबंध में हमने भारतेंदु प्रताप नारायण भट्ट जी और प्रेमघन इनके निबंधों को देखा। अब नाटक शुरू होगा तो नाटक हम देखेंगे अगली क्लास में। चूँकि ये क्लास छोटी हो जाएगी, लेकिन नाटक हम अब इसी में शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा देख भी नहीं पाएंगे। हमारी ये क्लास 30-35 मिनट की होती है। तो चलिए अगली क्लास से नाटक को शुरू करते हैं, ठीक, ताकि बेटर रहेगा ज़्यादा। इस क्लास में इतना ही। बहुत अच्छी अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई, उसे ध्यान देंगे, नोट करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र को साहित्य के क्षेत्र में लाने का श्रेय किस पत्रिका को है? कविवचन सुधा को है। अपने निबंधों में पेचीले मजमून कौन बांधते थे? तो पेचीले मजमून बांधते थे हमारे प्रेमघन जी, जो उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे। तो नाटक हम देखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। आप बताएंगे क्लास कैसी लगी, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और गद्य काव्य का पहला नमूना कौन सा निबंध है? चंद्रोदय है। ये भी हमने देखा, जो बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं अगली क्लास में।